धुरंधर द रिवेंज ऑनेस्टली अपने नाम को फुली जस्टिफाई करती है। इट लिव्स अप टू इट। इतनी सारी डिटेल्स के बाद एक पॉइंट पे आके तुम्हें क्लियरली समझ में आता है कि हाँ रिवेंज तो था, बट फिर सवाल ये उठता है व्हाट आफ्टर दैट। एंड में जो कुछ भी हुआ उसके बाद क्या हमें एक्चुअली पार्ट 3 देखने को मिलेगा भी या नहीं, दैट्स द बिग क्वेश्चन। तो चलो स्टेप बाय स्टेप शुरू से बात करते हैं एंडिंग के बारे में, और उसके बाद जो कुछ भी अनफोल्ड होता है उन सब चीज़ों को ब्रेक डाउन करते हैं एक प्रॉपर कैरेक्टर वाइज फैशन में। सो लेट्स बिगिन। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं मेजर इकबाल से। भाई अर्जुन रामपाल ने इस कैरेक्टर को सीरियसली नेक्स्ट लेवल पे आके पोर्ट्रे किया है। रियली रियली इम्प्रेसिव। कैरेक्टर खुद भी काफ़ी ज़्यादा लेयर्ड और इंटरेस्टिंग फील होता है, बट अगर मैं इसे रियल लाइफ मेजर इकबाल से कंपेयर करूँ तो वहाँ पे इतनी सॉलिड सिमिलैरिटीज़ मिलती नहीं है, जो कि अभी आगे मैं बताऊंगा अभी कि मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ। मूवी के अंदर एक डायलॉग आता है जो इस कैरेक्टर को इलियास कश्मीरी से काफ़ी हद तक रिजेंबल कराता है, बट फिर मैंने थोड़ा और डीप डाइव किया, थोड़ी और रिसर्च की, एंड व्हाट आई फाउंड वाज एक्चुअली क्वाइट इंटरेस्टिंग। जो 26/11 का पूरा इंसिडेंट हुआ था उसमें इलियास कश्मीरी डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं था। इंस्टेंट एक नाम सामने आता है मेजर इकबाल, और शॉकिंगली उसके बारे में इतनी ज़्यादा पब्लिक इन्फॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है। Very little is known, and that makes this character even more mysterious. ये जो इन्फॉर्मेशन है ये बेसिकली आती है डेविड हेडली के इंटरोगेशन से। वही डेविड हेडली जिसने 26/11 अटैक्स के बारे में काफ़ी क्रूशल चीज़ें रिवील की थी। एंड अकॉर्डिंग टू हिम उन अटैक्स के पीछे एक बंदा था, इलियास कश्मीरी उर्फ मेजर इकबाल, जो पूरा ऑपरेशन हैंडल कर रहा था, द मैन बिहाइंड द सीन्स। अब इंटरेस्टिंग बात यह है कि उसने वर्बली तो थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन दी थी, बट देवर नो विजुअल्स, नो फोटोज़। भाई कोई प्रॉपर आइडेंटिटी पब्लिक अवेलेबल ही नहीं है उसकी। एंड शायद इसी वजह से धुरंधर के मेकर्स ने अर्जुन रामपाल को जो लुक डिज़ाइन किया था पूरा इलियास कश्मीरी के लुक से इंस्पायर्ड था। मेक सेंस बिकॉज दे हैड टू फिल इन द गैप समहाउ। अब इस पार्ट में हमें उसका थोड़ा और बैकग्राउंड पता चलता है, और ये चीज़ स्टोरी को और भी पर्सनल बना देती है। उसके फादर का नाम होता है ब्रिगेडियर जहांगीर, जो कि 1971 के इंडो पाक वार में इन्वॉल्व थे। और इकबाल के पर्सपेक्टिव से देखो तो उसके फादर ने उसके साथ धोखा किया था बाय लीकिंग सीक्रेट्स। सो फॉर हिम ये सिर्फ एक मिशन नहीं था, इट वॉज वेरी पर्सनल। और फिर पार्ट 2 के एंड में उसको मिलता है एक ऐसा आयरॉनिक एंड जो ऑनेस्टली काफ़ी लोग काफ़ी टाइम से देखना चाहते थे। एवर सिंस मैंने पार्ट 1 का एक वो टॉर्चर वाला सीन देखा था, तब से एक ही फीलिंग थी, दिस गाय डिजर्व्स अ ब्रूटल एंड, एंड दैट्स एग्जैक्टली व्हाट हैपेंस। सेटअप भी काफ़ी सॉलिड था। वो चेन्स वाला सीक्वेंस वे रणवीर सिंह का कैरेक्टर पूरी तरह से जकड़ लिया जाता है। इट बिल्ड्स द टेंशन परफेक्टली, बट देन टेबल टर्न्स। रणवीर यूजेज द सेम मूव जो हमें एंड क्रेडिट के टाइम पे ट्रेनिंग सीक्वेंस में दिखाया गया था, अ फुल सर्कल मोमेंट, एंड ऑनेस्टली वेरी सेटिस्फाइंग टू वॉच। मतलब सीन इमेजिन करो, वो पीछे से जंप करके आता है, एक शार्प मूव और सीधा अपर कट, बूम, उसको नीचे गिरा देता है, क्लीन ब्रूटल फिनिश। और फिर वो जो टांग काटने वाला मोमेंट था भाई, सीरियसली आदित्य धार ने यहाँ जो डिटेलिंग दी है ना, पीक आदित्य धार डिटेलिंग, दैट वॉज इनसेन। इट वॉजंट जस्ट वायलेंस, इट वॉज प्रिसीजन। दूसरी टांग कट हो चुकी होती है, बट दैट वॉज नॉट कम्प्लीटली सेपरेटेड फ्रॉम द बॉडी। दैट स्मॉल डिटेल्स मेक इट हिट हार्डर। सच बोलूँ तो देख के अजीब सा सेटिस्फैक्शन मिलता है। डार्क बट इफेक्टिव स्टोरी टेलिंग। खैर यहाँ पे ज़्यादा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है, ही क्लियरली डाइड एंड दिस टाइम ही इज़ डेफिनेटली नॉट कमिंग बैक। बट ऐसे कैरेक्टर्स का एक इंटरेस्टिंग एक्सपेक्ट होता है, इनका कोई रियल फेस नहीं होता है। जैसे कहते हैं ना, एक मेजर इकबाल मरेगा तो 100 नए मेजर इकबाल आएंगे, एंड दैट्स हाउ द एंटायर सिस्टम वर्क्स। इट्स बिगर देन वन मैन। लेकिन टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उनके हेड्स को कट करने के लिए अननोन गनमैन हमेशा रेडी रहते हैं। स्पीकिंग ऑफ विच, इस मूवी के अंदर बहुत ही बड़ा और इम्पॉर्टेंट एलिमेंट था अननोन गनमैन। कॉन्टेक्स्ट के लिए सिंपल लैंग्वेज में समझो, ये बेसिकली मल्टीपल स्पाइस हैं जो इंडिया की तरफ से दुनिया के अलग अलग कॉर्नर्स में ऑपरेट कर रहे हैं। साइलेंट ऑपरेटर्स, नो स्पॉटलाइट, और इनका काम काफ़ी सिंपल होता है, एग्जीक्यूट। दे आर बेसिकली किलिंग मशीन्स, जसकीरत की तरह।
जो सिर्फ अपने सुपीरियर्स के ऑर्डर फॉलो करते हैं, नो फर्दर क्वेश्चन आस्क्ड। टारगेट हो या सिचुएशन, दे हैंडल एवरीथिंग। और भाई इनके सबसे परफेक्ट एग्जाम्पल है आलम भाई और जमील जमाली एंड दैट जमील वाला ट्विस्ट। उस पर अभी थोड़ी देर में मैं आता हूँ, होल्ड दैट थॉट। फिलहाल के लिए बस इतना समझ लो, जैसे हमें आलम और जमील के नाम बताए गए हैं वो उनके रियल नाम्स तो है नहीं। अब हमजा की लिस्ट में काफ़ी सारे नेम्स होते हैं और मूवी में हमें दिखाया जाता है कि कैसे एक एक करके उन सबको एग्जीक्यूट किया जाता है सिस्टमैटिकली विदाउट क्रिएटिंग एनी नॉइस। और इन सब में एक बहुत इंपॉर्टेंट सीन आता है जहां हम अब्दुल रहमान मक्की को हार्ट अटैक से मरते हुए देखते हैं। नाउ हियर्स द थिंग, ये इंसिडेंट रियल लाइफ से इंस्पायर्ड है। रिपोर्टेडली 2024 के अराउंड एक सेम केस ऐसा सामने आया था और इस ऑपरेशन को एग्जीक्यूट करने वाली जो कैरेक्टर दिखाई गई है उसे प्ले किया है यामी गौतम ने। उनकी नेम प्लेट पे लिखा होता है साजिया बानो। नाउ दैट इज़ अ वेरी स्मार्ट रेफरेंस। अगर तुम लोगों ने रिसेंटली ये आर्टिकल 370 देखी है तो वहाँ पे भी उनकी कैरेक्टर का नाम सेम होता है, साजिया बानो। स्टोरी आगे बढ़ती है और भुट्टोवी को इंसुलिन ओवरडोज के थ्रू एलिमिनेट कर दिया जाता है। और ये जो सारे एग्जीक्यूशन दिखाए गए हैं ना, दे डोंट फील रैंडम। एक्चुअली 2023-2024 के अराउंड रियल लाइफ में भी पाकिस्तान के अंदर काफ़ी ऐसे मल्टीपल मिस्टीरियस एलिमिनेशन रिपोर्ट हुए थे जहाँ अननोन गनमैन्स ने टारगेट को क्वाइटली टेक डाउन किया था। कोइंसिडेंस मे बी, इंस्पायर्ड वेरी लाइकली। इसके बाद हम पहुंचते हैं मूवी के एक ऐसे मेजर प्लॉट पॉइंट पे जो ऑनेस्टली काफ़ी टाइम से बिल्ड हो रहा था, बड़े साहब। एंड येस, ही टर्न्स आउट टू बी दाऊद इब्राहिम। नो बिग सरप्राइज देयर, सबको अंदाज़ा था, लेकिन जो चीज़ एक्चुअली सरप्राइजिंग थी वो थी उसकी कंडीशन। रियल लाइफ में दाऊद इब्राहिम के साथ क्या हो रहा है नोबडी रियली नोज। अलाइव है या नहीं, बहुत सालों से कोई भी पब्लिक अपीयरेंस ही नहीं है, टोटल साइलेंस। और इसी अनसर्टेनिटी की वजह से लोग दो ही चीज़ें अज्यूम कर रहे हैं, या तो वो ऑलरेडी मर चुके हैं या फिर अगर जिंदा हैं तो इन एक्सट्रीमली बैड कंडीशन में। मूवी में जो उसकी स्टेट दिखाई गई है, इट काइंड ऑफ लीन्स टुवर्ड दैट सेकंड पॉसिबिलिटी। अभी आगे मैं वो भी बताऊंगा कि कैसे दाऊद एंड मेजर इकबाल ने मिलकर क्या क्या प्लान्स किए, बट उससे पहले एक और चीज़ मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग लगी कि उसकी कंडीशन इतनी ख़राब दिखाई गई है बट स्टिल वो रुका नहीं है, नॉट इवन क्लोज। वो अभी भी टेरर अटैक्स ऑर्गेनाइज करना चाहता है, गवर्नमेंट्स को इन्फ्लुएंस करना चाहता है, इलेक्शन तक कंट्रोल करने की सोच रहा है एंड फेक करेंसी का पूरा नेटवर्क चल रहा है भाई। और मूवी के अकॉर्डिंग उसकी इस हालत के लिए कोई रिस्पॉन्सिबल है, दैट इज़ जमील भाई साहब, जिन्होंने सालों पहले उससे हाथ मिलाते वक्त उसके स्किन में डाइमिथाइल मर्करी इंट्रोड्यूस कर दिया था, विच इज़ अ स्लो पॉइजन, अ साइलेंट किलर। नाउ हियर्स वेयर थिंग्स गेट रियली इंटरेस्टिंग। अगर हम इसको रियल लाइफ साइंस से कंपेयर करते हैं तो थोड़ा सा मिसमैच दिखाया गया है। हाँ, डाइमिथाइल मर्करी एक एक्सट्रीमली डेंजरस कंपाउंड है, स्किन के थ्रू इसका एब्जॉर्प्शन काफ़ी डेडली होता है एंड इवन वेरी टाइनी डोज भी लीथल हो सकती है। दैट पार्ट इज़ वेरी एक्यूरेट, बट जो सिम्टम्स मूवी में दिखाए गए हैं वो एग्जैक्टली मैच नहीं करते। रियलिटी में एक पोटेंट न्यूरोटॉक्सिन है। सिंपल लैंग्वेज में अगर तुम्हारे नर्वस सिस्टम पे ये अटैक करता है, दैट इज़ ब्रेन पे, और न्यूरॉन्स के ऊपर जो प्रोटेक्टिव लेयर होती है उसको डैमेज करता है। एंड हाँ, एक चीज़ मूवी में सही दिखाई गई है कि अगर किसी को छोटी सी लीथल एक्सपोजर भी हो जाए तो हो सकता है कुछ दिनों तक नहीं, कुछ वीक्स तक नहीं, इवन मंथ्स तक कोई भी विजिबल सिम्टम्स दिखे ही ना, फिर धीरे धीरे ये टॉक्सिन अंदर ही अंदर डैमेज करता रहता है। और प्रॉब्लम ये है, न्यूरॉन्स हील नहीं करते, सो वंस द डैमेज स्टार्ट्स इट्स इरिवर्सिबल। अगर रियल लाइफ में किसी को पॉइजन दे दिया जाए तो सबसे पहले उसका ब्रेन फंक्शन हिट होता है, वो प्रॉपरली बोल नहीं पाता है, चल नहीं पाता है, बेसिक कोऑर्डिनेशन लूज होने लगती है एंड धीरे धीरे उसका जो थॉट प्रोसेस होता है वो भी कोलैप्स कर जाता है। मतलब सिंपल सी बात है, जो बंदा इतने कॉम्प्लेक्स प्लान एग्जीक्यूट कर रहा है, लोगों को कंट्रोल कर रहा है, नेटवर्क चला रहा है इतने सारे, दैट रिक्वायर्स अ परफेक्ट फंक्शनिंग ब्रेन। और मूवी में जो हम देखते हैं उसके हिसाब से उसका ब्रेन बिल्कुल शार्प काम कर रहा है। सो साइंटिफिकली ये पार्ट थोड़ा सा सिनेमैटिक लिबर्टी लगता है, स्टोरी के लिए काम करता है, बट इन रियल वर्ल्ड लॉजिक से थोड़ा सा अलग। खैर, अब तो क्लियर ही हो चुका है इसका एंड कैसे होने वाला है। द कंडीशन ही इज इन, इट्स जस्ट मैटर ऑफ टाइम। नाउ कमिंग टू द बिग वन, जमील जमाली ट्विस्ट। दिस वॉज समथिंग आई जेन्युइनली डिड नॉट सी इट कमिंग एंड आई एम प्रीटी श्योर किसी ने भी एक्सपेक्ट नहीं किया होगा। लेकिन जब तुम थोड़ा सा पीछे जाके सोचते हो ना तो इट एक्चुअली मेक सेंस। 45 साल पहले वहाँ आया था, मतलब टाइमलाइन रफली 1985 के आसपास सेट होती है एंड दैट फिट्स परफेक्टली। ये भी एक्सप्लेन करता है कि उसकी राइज इतनी लेट क्यों हुई, बट मोर इम्पॉर्टेंटली ये रिवील करता है कि जमील जमाली कोई नॉर्मल लकी पॉलिटिशियन नहीं था, नॉट एट ऑल।
वो कोई ऐसा बंदा नहीं था जो बस चांस से डिसीजन लेता गया और ऊपर चढ़ता गया। नो, ही वॉज अ कैलकुलेटेड मैनिपुलेटर। नाउ नेचुरली एक क्वेश्चन यहाँ पे उठता है, अगर जमील ऑलरेडी पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में इतनी हाई पोजीशन पे है तो फिर हमजा को भेजने की क्या जरूरत थी? दोनों का रोल कंप्लीटली डिफरेंट है। जमील का काम था पॉलिटिकल इन्फिल्ट्रेशन, सिस्टम के अंदर घुसना, पावर लेना, कंट्रोल एस्टेब्लिश करना, एंड ही डिड दैट सक्सेसफुली। हमजा ऑन द अदर हैंड इज द पार्ट ऑफ ऑपरेशन धुरंधर, मतलब ही इज अ किलिंग मशीन, फील्ड ऑपरेटर। उसको स्पेसिफिकली भेजा गया था लियारी गैंग्स को इन्फिल्ट्रेट करने के लिए, एंड मोस्ट लाइकली ये भी जमील के ऑर्डर्स पे हुआ होगा। अगर तुम्हें पार्ट 1 याद हो तो अजय सान्याल खुद बोलता है कि लियारी की गैंग्स को ISI और टेरर फंडिंग के लिए यूज़ किया जा रहा है। नाउ थिंक अबाउट दिस, ये इन्फॉर्मेशन उसके पास आई कहाँ से? जमील। और जमील अपनी इतनी सालों में बिल्ड की हुई पोजीशन को रिस्क में डाले बिना डायरेक्टली ये सब कुछ खत्म नहीं कर सकता था। ही कुडंट अफोर्ड टू ब्लो हिज कवर। सो उस गैप को फिल करने के लिए हमजा एंटर्स द पिक्चर। अभी आगे मैं हमजा और यीना के बारे में बात बताने वाला हूँ, उन दोनों का आगे क्या हुआ, बट उससे पहले ऑपरेशन धुरंधर के बारे में बात करते हैं। तो ओवरऑल ऑपरेशन धुरंधर का जो कोर पर्पस था ना, वो यही था। हमजा को ट्रेन किया गया था स्पेसिफिकली इसी मिशन के लिए कि वो अंदर घुसे, एक एक लेयर को इन्फिल्ट्रेट करे, ट्रस्ट बिल्ड करे, और जब ऑर्डर मिले वाइप आउट एवरीथिंग। मतलब सिंपल टर्म्स में हमजा का रोल था एंटर, डिस्ट्रॉय, डिसअपेयर। जबकि जमील वो एक लॉन्ग गेम खेल रहा था, पेशेंस, प्लानिंग, कंट्रोल। ही वॉज इन अ डिफरेंट लीग। अब आते हैं यीना पे। यीना को जब ये सब पता चलता है कि हमजा एक्चुअली एक इंडियन एजेंट है, फिर भी वो उसके अगेंस्ट कुछ क्यों नहीं करती है? मीन वाई? बिकॉज शी लव्स हिम, सिंपल। अब सवाल ये है, व्हाट नेक्स्ट फॉर हर? रियलिस्टिकली देखा जाए तो पाकिस्तान में रहना उसके लिए मुश्किल हो सकता है। हाँ, टेक्निकली उन्होंने ये बात कवर अप कर दी थी कि हमजा इंडियन एजेंट था, क्योंकि ब्लेम ऑलरेडी उज़ैर बलोच पे शिफ्ट हो चुका था। थोड़ा पॉलिटिकल पुश आए, जमील अपने कॉन्टैक्ट्स यूज़ करे तो शायद वो वहाँ रह भी सकती थी। बट मूवी एक छोटा सा हिंट देती है, वैंकूवर, कनाडा। याद करो, हमजा उसे टिकट देता है और बोलता है यहाँ सेफ नहीं है, तुम वैंकूवर निकल जाओ। दैट लाइन इज़ इम्पॉर्टेंट। अब तुम्हें पता ही होगा, कनाडा स्पेशली रिसेंट टाइम्स में खालिस्तानी मूवमेंट्स के लिए एक मेजर हॉटस्पॉट बना हुआ है, और वहाँ पे भी काफ़ी एक्टिविटीज़ चल रही हैं, इंक्लूडिंग अननोन गनमैन एग्जीक्यूशंस। पिछले कुछ टाइम में वहाँ भी टारगेटेड किलिंग्स रिपोर्ट हुई हैं। तो सो कनेक्ट द डॉट्स, न्यू लोकेशन, सेम पैटर्न। तो हाई चांस है कि धुरंधर पार्ट 3 इसी एंगल को एक्सप्लोर करे, क्योंकि हमजा पाकिस्तान वापस नहीं जा सकता है। गवर्नमेंट को उसकी रियलिटी का पता चल चुका है, एंट्री बंद, गेम ओवर वहाँ। बट कनाडा, दैट इज़ अ डिफरेंट बैटल फील्ड। वही लास्ट में वो इमोशनल एंड अमेजिंग हार्ट टचिंग सीन के बारे में हम एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताने वाला हूँ, जो आपने डेफिनेटली मिस किया होगा। बट उससे पहले अगर हम बात करें मूवी के सबसे इंटरेस्टिंग एलिमेंट की, जसकीरत सिंह रांगी, ये कैरेक्टर ऑनेस्टली पूरा गेम एलिवेट कर देता है। और इस मूवी में फाइनली हमें उसका बैकग्राउंड एक्सप्लोर करने को मिलता है। उसके फादर को एक छोटे से लैंड डिस्प्यूट में मार दिया जाता है, एंड उसके बाद जो रिवेंज होता है वही उसकी लाइफ का टर्निंग पॉइंट बन जाता है। रिवेंज लेने के बाद उसको मिलती है सजाए मौत, दैट इज़ इन 2000। फिर 2002 में उसे सीक्रेटली प्रोजेक्ट धुरंधर में इंडक्ट किया जाता है, पुलिस के थ्रू एक स्टेज्ड किडनैपिंग के साथ, क्लीन कवर, नो ट्रेस, एंड फ्रॉम देयर ही बिकम्स समथिंग एल्स, कंप्लीटली डिफरेंट। अब अगर हम टाइमलाइन को थोड़ा लॉजिकली कनेक्ट करें तो रियल लाइफ रेफरेंस के हिसाब से मुर्दिकी कैंप जो डिस्ट्रॉय हुआ था वो 2025 में ऑपरेशन सिंदूर के अंदर आता है। बट इंटरेस्टिंगली मूवी में ना तो ऑपरेशन सिंदूर का मेंशन है, ना पहलगाम अटैक का। हाँ, स्टोरी पुलवामा तक जाती है और सर्जिकल स्ट्राइक को टच करती है, बट जो अननोन गनमैन वाली एक्सक्यूशंस हैं जो मैंने तुम्हें बताई, वो 2023-24 के अराउंड फिट होती हैं। सो क्लियरली मूवी का टाइमलाइन एटलीस्ट 2024 तक स्ट्रेच करती है। अब आता है एक बहुत ही इमोशनल और ऑनेस्टली ब्यूटीफुल मोमेंट। वो अपने घर के बाहर खड़ा होता है, बस कुछ कदम दूर, और उसकी माँ और बहन अंदर हैं, और फिर भी वो अंदर नहीं आता। क्यों? बिकॉज उस मोमेंट में वो सिर्फ देख नहीं रहा होता है, वो समझ रहा होता है, ऑब्जर्व करता है उनकी ज़िंदगी को, और रियलाइज़ करता है कि अब वहाँ उसकी कोई जगह ही नहीं है। उन्होंने मूव ऑन कर लिया है, लाइफ चल रही है, और अगर वो वापस आता है तो सिर्फ डिसरप्शंस लाएगा, नथिंग एल्स। अब वो सिंपल लाइफ नहीं जी सकता है। फील्ड में काम करना, फैमिली के साथ रहना, पीसफुल रिटायरमेंट, दैट्स नॉट जसकीरत सिंह रांगी। उसे भी ये बात समझ में आ जाती है कि जितनी ज़रूरत
उसकी माँ और बहन को उसकी है, उससे कहीं ज़्यादा उसके देश को उसकी ज़रूरत है। इसलिए लास्ट शॉट में हम उसे स्विमिंग पूल के अंदर बैठे हुए देखते हैं। मोस्ट लाइकली या तो वो नए कैडेट्स को अब ट्रेन करेगा या फिर नेक्स्ट ऑपरेशन के लिए रेडी हो रहा है। द साइकिल कंटिन्यूज। अब बात करते हैं उज़ैर बलोच की। वो क्लियरली एक बहुत ही बड़ा स्केपगोट में कन्वर्ट हो जाता है। मतलब उसकी लाइफ पहले ही काफ़ी मेस्ड अप थी, अब तो कंप्लीटली ख़त्म। उसके ऊपर इंडियन स्पाई होने का टैग लग जाता है और ये चीज़ रियल लाइफ में भी हो चुकी है। सो बेसिकली गेम ओवर फॉर हिम। बाकी मैं मिलता हूँ तुमसे नेक्स्ट वन में। तुम बताना तुम्हें क्या लगता है। हाँ, सब्सक्राइब कर लेना यार। देखो भाई, मेरी पहली वीडियो है ये यूट्यूब पे, एंड ज़रूर बताना कमेंट्स में कि कैसी लगी एंड क्या सोचा तुमने इसके बारे में। और अगर और भी वीडियोस धुरंधर पे चाहते हो तो ज़रूर बताना, मैं इंडिविजुअली सबका रिप्लाई करने वाला हूँ। डू सब्सक्राइब एंड शेयर।